बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रवेज़ा राजपूत। एक नई चमकती, महकती, मुस्कुराती, रंगों भरी खूबसूरत सुबह का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का आगाज़ एक नई उम्मीद और उमंग के साथ कर चुके होंगे। अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ बाकायदा एक खूबसूरत बात के साथ करते हैं कि जी, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी की हक तलफ़ी या उसके जायज़ हक से महरूम करना, आप कह लें कि सरासर अखलाक़ी जुर्म भी है और बहुत बुरी और गलत बात भी है। अगर किसी को कोई काम अच्छा कोई करता है तो उसे उसका क्रेडिट दिया करें, चाहे वो आपके मुलाज़मीन हैं, चाहे वो आपके बॉसेस हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं। आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर आपके, चाहे वो अफ़सरान हैं, आपके जूनियर्स हैं, अगर वो कोई काम करते हैं उनके नाम के साथ, उनके काम के साथ अपना नाम मत अटैच किया करें कि जी ये काम आपने किया है। उन्हें अप्रिशिएट किया करें। सम टाइम हम जो काम करते हैं वो सिर्फ मुआवजे के लिए नहीं होता है। अगर आप उसको सामने करने वाले को इनकरेज करें, मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें तो उनकी उससे हौसला अफजाई होती है और फिर वो मज़ीद उस काम को खूबसूरत करते हैं। तो लाजमी जी कोई काम करे तो उसे क्रेडिट दिया करें। क्रेडिट की आज मैं इतनी बात क्यों कर रही हूँ ये आपको मैं अपने फोर्थ सेगमेंट में बताऊँगी। बाकायदा जी हाइलाइट्स की जानिब चलते हैं और आज हम मॉर्निंग शो में क्या क्या बात करने वाले हैं उसकी तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। आज जी सबसे पहले हमारे साथ होंगे डॉक्टर जवाद, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मर्द होकर गायनेकोलॉजी में कैसे आए, ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के वक्त किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और फ़लस्तीन में हामला ख़वातीन को ये किस तरह मदद फ़राहम कर रहे हैं, इस बात पर हम इनसे तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ जी हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद की जा रही हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद भी सहूलियात से महरूम किया जा सकता है। नॉन फाइलर्स फाइलर कैसे बन सकते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इन पर कंसल्ट हमारे साथ जो कंसल्टेंट होंगे हुनैन होंगे, इनसे भी हम इससे बात करेंगे। इस हवाले से 20 मई योम तकबीर के हवाले से नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में किसका कितना किरदार था, इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ फिर से पार्टी सदर बनने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कुछ बदलने वाला है, इस पर एक्सपर्ट ओपिनियंस लेंगे। आगे चलकर जी हम अता तारर के बयान के हवाले से भी बात करेंगे कि बानी पीटीआई की ऑडियो आई थी कि साइफ़र से खेलना है, क्या कौमी सलामती और पॉलिसी खेलने के लिए होती है। आपने दोस्त ममालिक के साथ क्या रवैया अपनाया, आपके करतूत ये हैं। आप अपने आप को शेख मुजीब से मिला रहे हैं। आपने कभी 1971 की तारीख पढ़ी है। अता तारर के इस बयान पर दोनों पार्टीज़ के रहनुमा रोशनी डालेंगे जो इस सेगमेंट में हमारे मेहमान होंगे। लास्ट में जी हम बात करेंगे SPO यू साउथ लाहौर आफ्ताब अहमद फलरवान साहब मौजूद होंगे हमारे साथ, जिनसे हम पुलिसिंग और तफ्तीश के दिलचस्प वाक़यात पर बात करेंगे। और जनाब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। आपने जी अगर हम ख़वातीन डॉक्टर्स की बात करें या फिर जच्चा बच्चा की बात करें तो गायनी में आपको सिर्फ फ़ीमेल डॉक्टर्स ही मिलती हैं, लेकिन आज जिन डॉक्टर को हमने अपने सेट पे दावत दे रखी है वो जी मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सफ़र का आगाज़ इनका कैसे हुआ और इंतखाब कैसे कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ डॉक्टर जवाद मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अलग शोबा आपने कैसे इसका इंतखाब किया, कितनी मुश्किलात का सामना? बेसिकली तो ये है कि आपको हमेशा यूनिक होना चाहिए और यूनिक ही चीज़ चूज़ करनी चाहिए। इस प्रोफेशन में मेरा बेसिकली आने की वजह ये थी कि मैं बेसिकली साउथ पंजाब से हूँ। तो साउथ पंजाब में ये होता है कि अगर किसी कपल की औलाद नहीं हो रही तो वो सारा जो दबाव है, प्रेशर है, वो फ़ीमेल पे डाल दिया जाता है, औरत पे डाल दिया जाता है कि बांझपन सिर्फ औरत में होता है। उसको मनहूस कह देना, उसको तलाक दे देना, उस पर जुल्म सितम करना, उसको मेके भेज देना। तो ये डिफरेंट चीज़ें मैं देखता था कि अपने इलाके में चीज़ें नोटिस करता था। तो मुझे था कि मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंचूं जहां पे मैं लोगों को गाइड कर सकूं कि जो बांझपन है वो सिर्फ औरत में नहीं है, मर्द में भी उतनी ही वजूहात हो सकती हैं बांझपन की जितनी औरत में है।
तो आपकी बात की तभी ही वैल्यू होती है, कदर होती है, जब आपके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री हो, जब आपके पास एक मनसब हो। तो ये मैंने अपनी उस बात को पहुंचाने के लिए, उन ख़वातीन की हेल्प के लिए, मदद के लिए, उन ख़वातीन के लिए आवाज़ रेज़ करने के लिए मैं इस फील्ड में आया कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। और दूसरी जो मेरी मेन वजह थी इस फील्ड में आने की, वो ये कि हमारे सोसाइटी में सेक्सुअल हेल्थ पे या सेक्सुअल एजुकेशन पे बात करना बहुत नागवार समझा जाता है, शायक होते हैं लोग, इस पे बात नहीं करते। इवन फ़ीमेल्स जब अपनी टीन एज में पहुंचती हैं या मेल बालिग होते हैं, तो वो अपने घर वालों से डिस्कस ही नहीं कर पाते कि हम में जो बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हमारे जिस्म में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उनका जिक्र नहीं कर पाते। तो वो बाहर से इल्म हासिल करते हैं या मालूमात लेते हैं, और बाहर वाला फिर उसे अपनी मर्ज़ी से मालूमात देता है, जो कि गलत होती है, और फिर वो गलत राह पे चल पड़ता है। अच्छा डॉक्टर जवाद, आपने बांझपन के हवाले से बात की है, इस पे ही हम तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या ये किस तरह से होता है और इसके सल्यूशंस क्या हैं, कोई मेडिकेशन से इसको दूर किया जा सकता है? अच्छा, बांझपन, सबसे पहले तो बांझपन है क्या, ये मैं बताना चाहूँगा। आमतौर पे ये होता है कि अभी शादी को 1 मंथ भी नहीं हुआ होता, और आपके रिश्तेदारों का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आप डॉक्टर से रुजू करने लग जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोगों की आवाज़ें, उनका जो आपसे उम्मीदें होती हैं, उनकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। पहले तो बांझपन कहेंगे कब? अगर 1 साल तक एक कपल या बीवी और शोहर किसी परहेज़ के बगैर बाकायदगी से हम बिस्तरी करते हैं और उसके बाद भी वो हमल नहीं ठहरता, तो उसको हम कहेंगे कि ये बांझपन है। ठीक है, बांझपन में अब क्या वजूहात हो सकती हैं? बांझपन में 30% फ़ीमेल की वजूहात हैं, मतलब फ़ीमेल के रिलेटेड, औरत के रिलेटेड काजेज़ हैं, और 30% ही मर्द से कनेक्टेड चीज़ें हैं जिनकी वजूहात मर्द पे डिपेंड करती हैं। जो 25% हैं, 25% वो ऐसी हैं जिन तक अभी साइंस पहुंची ही नहीं है। तो अब जल्दी से मैं बताना चाहूँ तो मर्द में ये हो सकता है कि जो उसका पानी है, जिसको इंग्लिश में सीमन कहते हैं, उसमें उसकी जो जरासीम होते हैं, उनकी या तो हरकत कम होती है, या उनकी ताकत कम होती है, या उस पानी की एक ख़ास तेज़ाबियत होती है, उसमें मसला हो सकता है, या उनकी एक ज़िंदा शक्ल जिसको हम वाइटलिटी फार्म कहते हैं, वो उसमें मसला होता है। और फ़ीमेल में क्या वजूहात हो सकती हैं? फ़ीमेल में या तो अंडा ही नहीं बाहर आ रहा होता, जिसे एनोवुलेशन कहते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो सबसे बड़ी वजह है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आपने अक्सर सुना होगा कि आम ज़बान में कहते हैं कि औरत की जो अंडादानी, उसमें पानी की थैलियाँ बन गई हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें चेहरे पे बाल आना, वज़न बढ़ना, हमल का ना ठहरना, ये कुछ वजूहात होती हैं। डॉक्टर साहब, इलाज के हवाले से बताइए ठीक है, कि क्या इसकी इलाज में इसमें 3 तरह का इलाज है। पहले तो एक है कि आपने नेचुरल छोड़ देना है 1 साल तक, जैसे मैंने बताया। उसके बाद आप जाके आपने टेस्ट करवाने होते हैं कि कहीं कोई अंदर पैथोलॉजिकल काज है या फिजियोलॉजिकल काज है। पैथोलॉजिकल ये होती है कि अंदर कोई ट्यूब, आपकी जो ट्यूब होती है, फ्लैपियन ट्यूब उसे कहते हैं, वो बंद है। हाउ अ पर्सन गेट टू नो इट कि इन दोनों में से कोई काज है? ठीक है, अब उसके लिए ना टेस्ट करवाने हैं। जैसे हम फीमेल में और टेस्ट करवाएंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उस पर हम उसकी बच्चा दानी, अंडा दानी और बेजा दानी का स्टेटस देख लेंगे। इसी तरह उसके हम हार्मोनल प्रोफाइल करवा लेंगे कि हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है, जिन्होंने सारा इस फर्टिलिटी प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है, LH, FSH या डिफरेंट हार्मोन्स हैं। इसी तरह मेल में हम सीमन एनालिसिस करवा लेते हैं। और अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक मेडिकली है, एक सर्जिकली है। मेडिकली में ये क्या है कि हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है कि चीज़ों को बेटर हो जाएं, जैसे फोलिक एसिड दे दिया, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा रोल है। मेल में विटामिन ई हो गया, और विटामिन सी हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया। इस तरह के ये कुछ हार्मोन विटामिन्स हैं जिनका मेल फर्टिलिटी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। और इसी तरह फ़ीमेल के लिए हम कुछ टैबलेट्स, कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अच्छा, यहीं पर मैं अपने देखने वाले व्यूवर्स को बिल्कुल जो है इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुन लें, क्योंकि हमारे हर घर का अक्सर ये मसला रहता है और ख़वातीन पे पूरा मलबा डाल दिया जाता है कि जी आप ही में कोई फ़ॉल्ट होगा, और सल्यूशन की तरफ नहीं आते हैं, बस उसी पे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम जिन घरों से हम सबका ताल्लुक़ है, हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, उसमें ऐसी बातें करना, डिस्कस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुन लें कि इस पे मेडिकेशन क्या हो सकती हैं और किस तरह आप इससे बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब।
और सर्जिकली ये होता है कि अगर ट्यूब बंद है तो आप उसको दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। कोई यूट्रस में इशू है, स्ट्रक्चरल कोई इशू है तो आप उसमें देख लेते हैं। और इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बांझपन तो नहीं होता, लेकिन बच्चे जो भी पैदा हमल ठहरता है वो जल्दी ज़ाया हो जाता है, हमल के ना शुरू के दिनों में ही ज़ाया हो जाता है, तो उसके भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं और वो सारा कुछ क्योरेबल है। अगर इन सब चीज़ों में देखा जाए कि इनकी ये सारी चीज़ें कर ली जाएँ और उसके बावजूद अगर हमल ना ठहरा जाए तो फिर हमारे पास पर ऑप्शन होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिनमें IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आम ज़बान में जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़, कि उसमें आप मदर की अंडादानी से या ओवरी से अंडे लेते हैं और मेल के टेस्टीज़ में से स्पर्म लेते हैं, उनको आप बाहर मिलाते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें एम्ब्रियो बनता है और वो आप दोबारा से फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये एक जो अब एडवांस टेक्निक्स हैं जिसे IVF कहते हैं, इसके आगे इक्सी में तो ये होता है कि आपने मेल का जरासीम लिया, मर्द का जरासीम लिया और उसको डायरेक्ट अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, अंडे के अंदर डाल देते हैं ताकि अगर जरासीम कमज़ोर मतलब भी हो। इन शॉर्ट ये कि हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, इसलिए आप फ़ौरन ही कोई इल्ज़ामात लगा के रिश्तों को ख़राब ना किया करें। अच्छा डॉक्टर जवाद, सॉरी मैं आपकी बात कट रहा हूँ, इसमें सबसे मेन वजह यह है कि शादी का जस्ट पर्पज़ औलाद नहीं होता। शादी के 3 मकसद होते हैं। एक होता है औलाद जो कि एक इंस्टिंक्ट है इंसानी ना, कि उसका होता है कि उसकी नस्ल बढ़े। दूसरा होता है कंपेनियनशिप, हर इंसान को एक कंपेनियन चाहिए होता है। और तीसरा मकसद है सेक्सुअल प्लेयर, ये भी एक इंसान की ना बेसिक नीड है। तो ये सिर्फ औलाद ना होने की बेस पे तलाक दे देना या फीमेल को अछूत करार दे देना या उससे गलत करार दे देना या उसे छोड़ देना या उसे कमतर समझना, ये बहुत गलत बात है। बाकी 2 जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और तीसरी जो बहुत गलत बात कंसिडर की जाती है कि हमारी नस्ल बढ़े, हमारा कोई नाम याद रखने वाला हो। तो अब मुझे बताएं कि आपके परदादा को कौन जानता है, कि आप ख़ुद भी अपने परदादा का नाम नहीं जानती होंगे, या परदादे के दादे को कौन जानता है। तो ये जस्ट एक गलत रिवाज है जो फैला हुआ है। आप ये दुआ ना करें कि हमारा बेटा बेटी या औलाद हो, बल्कि ये हो कि जो भी औलाद हो वो अच्छी हो और वो आपके लिए सेहतमंद हो और आपका नाम रोशन करे, ना ये कि आपकी नस्ल बढ़ाए और नस्ल किस तरह बढ़े। बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक इतना वाइल्ड है कि आप इस पे 3-4 दिन भी अगर आप अपना सेगमेंट रखें तो इस पे बातें ख़त्म नहीं होंगी। डॉक्टर जवाद, ये बताइए कि इतने लाखों रुपए लगा के आप गायनेकोलॉजिस्ट बन के कितनी तनकीद का सामना है, हामला ख़वातीन को कैसे डील करते हैं? प्रेशर तो होता है सोसाइटी का। वो कहते हैं कि ये भी कोई मतलब पहला फैमिली में डॉक्टर बना और वो भी इस फील्ड में घुस गया। लेकिन मुझे ना सबसे बड़ी चीज़ जो सुकून देती है वो ये होती है कि मैं घर से दूर रहता हूँ। मेरा बेसिकली रीमियर ख़ान से ताल्लुक़ है, तो मैं अभी इस एज में आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके पेरेंट्स को होती है, और पेरेंट्स में से भी मदर को होती है, क्योंकि उसकी लाइफ घर में ही गुजरती है। जो हाउस वाइफ होती है ना, जो आपके फादर हैं वो फिर भी बाहर इधर उधर फ्रेंड्स ये वो। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन था, या तो मैं स्टडी और ये चीज़ें छोड़ के घर बैठ जाऊँ, माँ की खिदमत करूँ, या फिर मैं यहाँ पे आऊँ और हज़ारों माँओं की खिदमत करूँ। ठीक है, तो मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया कि मैं हज़ारों माँओं की खिदमत करूँ, उनकी तकलीफ़ में बेहतरी करूँ, कि उनकी तकलीफ़ को कुछ कम कर सकूँ। कोई ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो इनकार कर देती हैं कि हमने मेल डॉक्टर को चेक बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो इस चीज़ को सही नहीं समझती। लेकिन बेसिकली ये कि औरत को अल्लाह ताला ने ना बड़ी दूर अंदेशी दी है, या वो कहते हैं उनकी सिक्स सेंस ना बड़ी तेज़ होती है, तो वो आपको जज कर रही होती हैं। अगर आप उनके सामने प्रोफेशनली डील कर रहे होते हैं और आप ख़ुद को शो करवाते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि आप मेरे सामने ख़ुद को एक्सपोज करें, तो वो फिर फीमेल की निस्बत उल्टा मेल गायनेकोलॉजिस्ट को प्रेफर कर रही होती हैं, और उल्टा वो चीज़ें बता रही होती हैं जो वो फीमेल के सामने भी नहीं करती, क्योंकि फ़ीमेल की नेचर थोड़ी सी जजमेंटल होती है, सॉरी टू से। लेकिन मेल में ये उनको शायद ये लगता है कि मैं उनको जज नहीं करूँगा, तो वो मुझे अपनी वो चीज़ें भी बाज़ औक़ात बता देती हैं जो शायद वो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना बेटर नहीं समझती। डॉक्टर, जब आप फ़लस्तीन में आप माली इमदाद तो कर रहे हैं, और वहाँ पर जो हामिला ख़वातीन हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, क्या उनको उसमें भी हेल्प किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़लस्तीन के लिए तकरीबन 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं। हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है, हमने रमज़ान में भी काफ़ी काम किया, अब भी काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पे तो हॉस्पिटल्स पे भी बॉम्ब गिराए जा रहे हैं ना, जो कि सबसे निचला लेवल है। इवन जंग में भी हॉस्पिटल्स बूढ़ों और बच्चों पे हमला नहीं किया जाता, तो उन्होंने तो हॉस्पिटल्स भी ख़त्म कर दिए हैं। तो वहाँ पे फिर कोई बेसिक जो बुनियादी सहूलत होती है सेहत की वो अवेलेबल ही नहीं है।
ना फिर जो बच्चा जच्चा के दौरान एक प्रॉपर चेकअप होते हैं, प्रॉपर एक मेडिसिन दी जाती है या चेक किया जाता है कि बच्चे में कोई मसाइल तो नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं कि ना वहाँ नॉर्मल डिलीवरी की कोई सहूलत है, ना कोई ऑपरेशन की सहूलत है। ऑपरेशन में फिर एक नशा लगाया जाता है ताकि औरत को दर्द ना हो, तो वहाँ वो नशे वाली अद्वियात भी नहीं है, तो वो बग़ैर नशे के वहाँ पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पेन होता है, तकलीफ़ होती है। आप खुद सोचें कि आपको अगर पेट में बग़ैर बेहोश के कट लगाया जाए तो क्या तकलीफ़ होगी। तो वो इन तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, और फिर वो सारा जो उनका एक केयर, उनको ख़्याल रखना चाहिए था उनका हमल के दौरान, वो कुछ भी नहीं रखा जा रहा। तो खून की कमी का शिकार हैं बच्चे, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, खुराक है नहीं। और मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनकी जस्ट बोन्स हैं, ऊपर मैस का कोई गोश्त का कोई टुकड़ा नहीं है, जस्ट ज़ाहिर है बोन्स उनको बिल्कुल हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे इवन पानी पानी बिल्कुल नहीं है। हम वहाँ पे वाटर टैंक्स और कुएँ भी खुदवा रहे हैं, और हम इस अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम जस्ट एक सोसाइटी के थ्रू काम कर रहे थे, शेब अबी तालिब। अब हमारे साथ कोई 25 to 30 सिस्टर सोसाइटीज़ मिल गई हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, और हम वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं हमारे, जिनको हम क्रिप्टो के थ्रू हेल्प भेजते हैं और वो फिर आगे मैनेज करते हैं। और इस जो सेहत के हवाले से विजिट के लिए भी जाता है या वहीं पर नहीं, वहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, काबिल एतमाद लोग हैं, तो इसलिए हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, एक एम्बुलेंस हम भेजना चाह रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो फिर हम खिदमत के थ्रू भेज रहे हैं, क्योंकि हम खुद एम्बुलेंस नहीं भेज सकते, वो गवर्नमेंट के दरमियान बाकायदा मुआहदा होता है और फिर भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो वहाँ पे हमने किया, जो सबसे एक अच्छा हमने प्रोजेक्ट किया, वो ये है कि हमने वहाँ पे 2 मिनी मेडिकल कम्प्लेक्स बनाए। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको हमने डोनेशंस भेजी हैं, उन्होंने छोटे छोटे सेटअप्स बनाए हैं और मेडिसिन अरेंज की है। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल सही। अच्छा, हम फ़लस्तीन की माओं की अगर बात कर लें तो उनके सामने उनके बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, और अब तो वो बच्चे, उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि हम अल्लाह की राह में जहाद कर रहे हैं, तो हम तो पैदा इसलिए बच्चों को करते हैं इस जंग को लड़ने के लिए। फिर कैसे वो ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? नहीं, चाहे माँ की जितना भी उसके माइंड में ये हो ना, लेकिन पेन जो तकलीफ़ होती है ना औलाद के जाने की या औलाद के अपनी आंखों के मरने का, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। चाहे वो ऊपर से जितना भी जज्बा हिम्मत शो कर लें, अंदर से एक तकलीफ़ तो होती है, और वो इन तकलीफ़ से गुजर रही हैं। जब हम उनके चेहरों पे देखते हैं, चाहे उनके अल्फाज कुछ होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो असरात होते हैं, जो उनकी आंखें बता रही होती हैं, वो कुछ और होता है। वो शदीद दर्द में है, वो शदीद मदद की उम्मीद में है कि हमारे मुसलमान भाई हमारी हेल्प के लिए आवाज़ उठाएं, आएँ। और हमारे मुसलमान भाई क्या लगे हुए हैं कि उनकी दूसरी प्रायोरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें फ़िक्र ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जहाँ पर हम कह लें कि इतने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और हम लोग एक नंबर ऑफ़ पीपल हैं, गवर्नमेंट्स की जानिब से कुछ ऐसे इक़दामात नहीं किए जाते वहाँ पर, आप जैसे या हम जैसे या कुछ और आम लोग, छोटी छोटी फाउंडेशंस उनको डोनेट कर रही हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करी, वहाँ पर कैसा महसूस करते हैं? पहली बात तो अफसोस तो ज़रूर होता है कि बड़े लेवल पे काम नहीं हो रहा। बेसिकली होना तो चाहिए कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के लेवल्स पे, वो उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए कुछ करें। लेकिन ये है कि हमें उनसे शिकवा, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उनसे शिकवा कर लें या ख़ुद कोशिश कर लें। तो हमने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया कि कोशिश कर लेते हैं, बाकी एट दी एंड देखी कोशिश जाती है। ना हम इतनी मदद भेज सकते हैं कि उनके लिए कुछ आसानी हो, लेकिन हमारे दिल को तस्कीन मिलती है, हमें इत्मीनान मिलता है कि हम कुछ कर रहे हैं। आखिरत वाले दिन अगर दरबार लगा तो उसमें होगा कि हमने कोशिश की थी। वो एक मशहूर वाक़या है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बोली लग रही थी ना, तो एक बूढ़ी अम्मा आई उनके ख़रीदार्स में, तो लोगों ने कहा कि आप तो गरीब सी हो, आपके पास ना घर है ना कुछ, आप कैसे आ गई? तो वो कहती, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि क़यामत वाले दिन जब कहे ना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ताला पाक कहे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़रीदार कौन थे, तो मैं कहूँ कि मैं भी उनमें से एक थी। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल करे। और मुझे लग रहा है कि अल्लाह पाक कबूल कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे साथ टीम्स मिलती जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने इतनी ये भी एक तौफीक दी कि मैं आपके प्लेटफार्म पे, और आपका भी शुक्रिया कि आपके प्लेटफार्म से मैं उन अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन ख़वातीन का हमल ज़ाया हो जाता है उनको कुछ सजेस्ट कर दें कि कैसे उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, और अगर जब मिसकैरेज भी हो जाता है, इस हवाले से भी ज़रा बता दें। अच्छा, हमल ज़ाया होने के जो 6 महीने होते हैं उनको 2 डिवीजन करते हैं, एक पहले 3 महीने और फिर अगले 3 महीने। पहले 3 महीने में जो ज़्यादातर हमल ज़ाया होते हैं वो होते हैं
जेनेटिक्स काजिज़ की वजह से, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा एक ये, और जो दूसरे 3 महीनों में हमल होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं बच्चा दानी के नकाइस की वजह से। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने हमल के शुरू से ही प्रॉपर चेकअप करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, और हम एक डेटिंग स्कैन करवाते हैं, फिर अनॉमली स्कैन 20वें हफ्ते पे करवाते हैं जिसमें बच्चे के नकाइस देखते हैं। तो यही है कि आपने रूटीन चेकअप करवाना है। बाजू का जो बच्चा दानी के साथ सर्विक्स होती है नाली सी, उसकी अगर लेंथ छोटी हो तो तब भी वक्त से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है और उसको साथ साथ मैनेज करना होता है। तो और ये है कि इसके लिए बाकायदगी से वो रूटीन चेकअप करवाएं तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और जो डिलीवरीज जल्दी हो जाती हैं डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी ज़रा कुछ रोशनी डालें इस पर। जो जल्दी डिलीवरीज हो जाती है उनकी काफ़ी सारी वजूहत हैं, जैसे कि शुगर, हम बेबी शुगर हो जाए तो उसमें बच्चे का पानी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और जल्दी दर्दें लग जाती है, जल्दी बच्चा पैदा हो जाता है। इसी तरह या फिर जो मैं पहले सर्विक्स का जिक्र कर चुका हूँ कि उसकी अगर लेंथ कम हो तो वो जल्दी ओपन हो जाती है, उस वजह से हो जाता है। या फिर बाज़ औक़ात जो माहवारी का रास्ता है उसका कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके इन्फेक्शन की वजह से ना प्री टर्म लेबर हम जिसको कहते हैं, जिसको हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी दर्दें जल्दी लग सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए यही है कि आपने अपना शुगर कंट्रोल करना है। अगर आपको कोई माहवारी से, जिसे लिकोरिया भी कहते हैं, अगर गंदे पानी का मसला है तो उसका बाकायदा इलाज करवाएं। और अगर आपको पहले हिस्ट्री है कि आपके पहले भी ऐसे बच्चे ज़ाया हो जाते हैं तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है जिसमें हम आपकी सर्विक्स की लेंथ देखेंगे और बाकी सारे फैक्टर्स देखेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल सिजेरियन या सी सेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, या लेज़र भी ख़वातीन करवा रही हैं, नॉर्मल डिलीवरीज कम कर दी गई हैं, या फिर डॉक्टर्स ने कोई प्लान सेट कर लिया हुआ है कि अब इतनी जान नहीं है ख़वातीन में, या वो सी सेक्शन ज़्यादा ईजी होता है? नहीं, इसमें दो चीज़ें, एक ये कि नॉर्मल डिलीवरी का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, दर्दें लगनी है, फिर बच्चेदानी का मुंह खुलना है, फिर बच्चे ने नीचे आना है, वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है और बहुत लेंथी है। तो उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है। हर 1-2 आवर बाद आपने पल्स, बीपी, टेम्परेचर, बच्चे की दर्दें, बच्चे की धड़कन, मदर की दर्दें, ये सारी ना लेनी होती हैं। तो ये जो पेरीफ्री में हैं, जो सेटअप्स, आम सेटअप्स हैं जहाँ अथेंटिक डॉक्टर्स नहीं हैं, वो तो ये करते हैं कि इस चीज़ से बचने के लिए सिजेरियन कर देते हैं। एक तो ये सिजेरियन की रेशो है, इस वजह से ज़्यादा है। लेकिन जो प्रॉपर सेटअप्स हैं, जो बड़े टर्शरी केयर्स हैं, वहाँ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। जब प्रॉपर इंडिकेशन हो सिजेरियन की तब भी सी सेक्शन किया जाता है, वरना नहीं। और दूसरी जो इसकी मोस्ट कॉमन काज है कि सी सेक्शन क्यों बढ़ रहे हैं, वो ये कि आजकल की जो फीमेल हैं वो कुछ नाजुक सी हमारी ख़वातीन बन चुकी हैं, तो वो कहती हैं कि हमने पेन लेना ही नहीं है। तो आजकल जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन बनी हुई है वो मैटरनल रिक्वेस्ट है। खुद फीमेल कहती हैं कि हमारा सी सेक्शन करें, हमने दर्द नहीं लेने। तो फिर आप उस पर हम काउंसलिंग तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें मना नहीं कर सकते। कंडीशन तो, भी ऐसी होती है कि आप उनको डिप्रेस भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम भी कम है, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। शादी से पहले अगर कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि मेल फीमेल दोनों को करवाने चाहिए? थैलेसीमिया के हवाले से हम बात शादी से पहले एक तो फर्टिलिटी टेस्ट करवाना चाहिए दोनों के दोनों इस काबिल हैं, क्योंकि बाद में उनका यही हमारी सोसाइटी में ये मेन मकसद है, वरना तो ये कोई मेन एजेंडा नहीं है। तो इसलिए फर्टिलिटी टेस्ट करवा लेना चाहिए, ब्लड ग्रुप करवा लेना चाहिए। ब्लड ग्रुप से ये होता है कि बज़ाहिर सुनने और जानने में तो बहुत मायूब है, आप कह नहीं सकते, लेकिन अगर आपको कोई डिसीज है तो मदर का ये है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव और फादर का पॉजिटिव है तो वो फिर बच्चे के दौरान पेट के अंदर ही डेथ होने, मरने के ना ख़तरात बढ़ जाते हैं। और कुछ ये भी होता है कि बाद में एक टीका लगाया जाता है जिससे अगले हमल में उससे बचाया जा सके। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, इनके टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए, लाजमी करवाने चाहिए जी। डिटेल टॉपिक है काफ़ी और वक्त भी हमारे पास बहुत कम है। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जवाद हराज साहब मौजूद थे। बहुत मुश्किल नाम है इनका लेकिन मैंने प्रोनाउंस कर लिया। सर थैंक यू सो मच। टॉपिक बहुत तफसील में जा रहा है, हम इनको दोबारा दावत देंगे। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस जी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी मैं आपको लग रहा होगा कोई खुशी की खबर सुनाने वाली, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको पता है हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, वहाँ पर मसले ही मसले हैं। हुकूमत की जानिब से एक नया तोहफ़ा जी आपको मिल गया है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी सिम्स बंद की जा रही हैं। अब हम आज बात करेंगे कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो फाइलर कैसे हो सकते हैं और मज़ीद आपको सहूलियात से महरूम किया जा रहा है, क्योंकि सहूलतें आपको मिल जाएँ ये तो आपको पता है कि आगे आने वाले 5 सालों में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हाफिज़ हनैन साहब मौजूद हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क क्या है?
अच्छा, इसमें यह है कि फाइलर और नॉन फाइलर में दोनों में ही उनका एनटीएन बना होता है। इससे पहले एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की। बेसिकली जो रजिस्टर्ड हैं अगर वो टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहे तो वो नॉन फाइलर की कैटेगरी में आएंगे, जो टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं और अप्रोप्रिएटली टाइमली कर रहे हैं वो फाइलर की कैटेगरी में आते हैं। ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। और इनके अगर हम लोग बेनिफिट्स पे जाके बात करें फाइलर और नॉन फाइलर की, जो रजिस्टर्ड हैं और लेकिन फाइलर और नॉन फाइलर में, उसमें ये है कि सबसे पहले जो आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं अगर आप फाइलर हैं, आपके टैक्स जो रेट्स हैं वो आपको कम चार्ज होते हैं। लाइक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आप पर डे 50,000 कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो 0.06% नॉन फाइलर को पड़ेगा, और अगर फाइलर कर रहा है तो उसको 0% उस पर टैक्स चार्ज होगा। इसी तरह फिर आपकी अगर आपने कोई लोन लेना है बैंक से, कोई आपने बेनिफिट लेना है इवन गवर्नमेंट से, तो उसमें आपकी टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड होती हैं एज ए प्रूफ कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं, उसकी एक स्क्रूटनी में वो काम आती है। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा है कि जिसमें गवर्नमेंट आपको हायर करती है एज ए कंसल्टेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेस, इसमें बिड्स भी होती हैं, तो उसमें भी आपकी टैक्स जो फाइलिंग है वो साथ जाती है ताकि वो उसको असेस कर सकें कि आपका कैलिबर क्या है, क्योंकि आपके उसके साथ आपके जिस तरह हम कहते हैं सीवी होती है उसी तरह प्रोफाइल होगी और साथ में आपकी टैक्स रिटर्न होगी। इस तरह से फिर प्रॉपर्टी की लेन देन है उसमें भी टैक्स रेट्स आ जाते हैं उसमें, बल्कि अगर आप जो फाइलर अगर वो प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसका रेट कम है बनिस्बत जो फाइलर नहीं है उसका टैक्स। फाइलर बना कैसे जाए? अच्छा, फाइलर बनने का बेसिकली ये है कि जो अनरजिस्टर्ड हैं वो सबसे पहले अपना पोर्टल पे जाके अपना CNIC अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपना एनटीएन बनाएंगे, एनटीएन नंबर लेंगे, फिर वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद वो एक चालान पे करेंगे ATL में आने के लिए। जिस वक्त वो ATL में आएंगे तब वो फाइलर कैटेगरी में आएंगे और जो बेनिफिट्स हैं वो फिर वो अटेन कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके भी हैं फाइलर बनने के लिए या एक ही तरीका है? नहीं, एक ही तरीका है। एक ही तरीका है। कितनी इसके चार्जेस क्या हैं, कितने पैसे लगते हैं? अच्छा, मार्केट में जो इस वक्त रेट चल रहा है वो है 5,000। लोग ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, बट एक्चुअली जो चीज़ डिपेंड करती है वो इस चीज़ पे करती है कि आपका नेचर ऑफ वर्क जो है कितना काम करना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सैलरीड पर्सनस, जो सैलरीड पर्सनस हैं उनका तो काम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उसमें अमाउंट कम है। तो जैसे जैसे आपके बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इनकम सोर्स बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से फिर वो फर्म्स चार्ज करती हैं। सर, हुकूमत के हवाले से भी यहाँ बात कर लेते हैं। आए दिन कोई नया सरप्राइज़ मिल जाता है कि अब सिम्स बंद हो जाएंगी नॉन फाइलर्स की। उसमें रीज़न ये है कि कहने को तो बहुत जो है ना स्वेयर स्टेप है, बट एक इसमें जो असल चीज़ देखने वाली है कि गवर्नमेंट इस पॉइंट पर आई क्यों है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हार्श डिसीजन ले। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि फाइलर और नॉन फाइलर की बजाय जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है उनको टैक्स नेट के अंदर किस तरह लेके आना, इस पर भी साथ साथ उन लोगों को वर्किंग करनी चाहिए। हमें दोनों साइडों पे बैलेंस रख के चलेंगे तो ही हमारी इकोनॉमी को हम पूरे साल में अगर हम फाइलर हैं तो पूरे साल में कितने पैसे बचा सकते हैं? इसमें ये है कि जो फाइलर और नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है ना, उसमें ये है कि जो टैक्सेस आप अगर फॉर इंस्टेंस अगर एक चीज़ के ऊपर टैक्स है 5% फाइलर का, नॉन फाइलर का है 10%, वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। और हमें एक चीज़ समझने की यहाँ पे ये ज़रूरत है कि हम लोग फाइलर बन के हम अपना 50% या 30% या 70% टैक्स जो है वो हम अपना बचा सकते हैं। अच्छा सर, इसमें कितनी सदाकत और हकीकत है कि सिम्स बंद हो जाएंगी? क्योंकि हमारी जो एक यूथ है ना, जो नौजवान नस्ल है वो बहुत परेशान है। ये एक्चुअली उनका एक स्वेयर स्टेप है, हो रहा है इस तरह। इट कैन बी हैपन, इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग, इट कैन नॉट बी हैपन, इट इज़ हैपनिंग। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो कंपनीज भी फाइलर नहीं है उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो तो कारोबार कर रहे हैं। उनको डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट देखते हैं कि हमारी सेविंग क्या हो रही है। हमने यही जो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा, हमारी गवर्नमेंट मशीनरी काम करेगी, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उसमें फिर आ जाता है एक तो इनकम टैक्स है, फिर दूसरा है आपका विद होल्डिंग जो उसके साथ ही, सॉरी इनकम टैक्स के साथ है, फिर आता है सेल टैक्स। सेल टैक्स का रेट बढ़ जाता है, आपके इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाता है। फॉर इंस्टेंस आप फाइलर है, मैं फाइलर नहीं हूँ, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से कारोबार कर रहा है, तो उन्होंने तो अपनी विद होल्डिंग करनी है, उन्होंने अपने जो लॉ है उसको फुलफ़िल करना है। तो वो मेरा 10% की बजाय या 5% की बजाय यानी कि वो ऑटोमेटिकली डबल होगा। फिर मेरा सेल टैक्स है अगर 18% है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो 21% डिडक्ट होगा। ऑटोमेटिकली मेरे जो है ना प्रॉफिट रेशियो वो कम हो रही है। तो इस चीज़ की वजह से हमें लाजमी अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना चाहिए ताकि ये भी बेनिफिट्स हम ले सकें। ये भी बेनिफिट्स हम ले सकें। अच्छा सर, ये बताइए कि कितने फ़ायदे हैं और नुकसानात पे भी हम इसके बाद बात करेंगे। फ़ायदे ज़्यादा हैं, ज़्यादा फ़ायदे ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह को मैंने शुरू में बताया कि
इसमें आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। अब टैक्स क्रेडिट है क्या? अगर आपका इस साल ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आप उस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी उस साल की इनकम के अगेंस्ट। फिर उसके बाद अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लीज़ करनी है, गाड़ी लीज़ करनी है, आपने किसी भी किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट लेने हैं, तो उसमें एक तो टैक्स रेट आपको कम मिलेगा जो आपको डिडक्ट होगा। उसके साथ दूसरा इसमें फिर ये आता है कि आपकी जो रिलायबिलिटी है ना किसी भी अदारे में, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक चीज़ डिक्लेयर की हुई है। आप जब वो अपना डॉक्यूमेंट गोशवारा लेके जाएंगे उनके पास, बैंक के पास जाते हैं, तो उनको वेरिफिकेशन करने में आसानी है। वाओ। ये अगर आप फाइलर और नुकसानात के हवाले से हम बात कर लेते हैं, कितने नुकसान हैं? नुकसान ऐसा इस तरह नहीं है कि जी हमें बिल्कुल हम लोग डिज़ास्टरस सिचुएशन में चले जाएंगे। नुकसान का हम नहीं कह सकते। देखिए पहले लोग टैक्स पेड हैं, टैक्स पेयर, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे हो तो रहा है। और इस वक्त जो ज़्यादा है ना गवर्नमेंट की क्या उसे कहते हैं इनकम जनरेशन, वो नॉन फाइलर से है, नॉन फाइलर से या अनरजिस्टर्ड से। क्योंकि अगर आप टैक्स फाइलर हैं, आपने जहाँ पे नॉन फाइलर ने 6% देना है या अनरजिस्टर्ड ने 6% देना है, टैक्स तो उसको लग गया, आपने वहाँ पे 3% देना है, तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स तो जा रहा है। सर जो नॉन फाइलर हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं फिर? देखिए नॉन फाइलर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, टैक्स जा उनका भी रहा है समहाउ। देखिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स तो जा रहा है, लेकिन आप अपनी क्लेम नहीं कर सकते। आप फॉर इंस्टेंस आप अगर कोई ऐसी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपका इंटरनेट का बिल है, आपका फ़ोन का बिल है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसके अंदर भी एक पोर्शन शामिल होता है जो कि जो फाइलर है वो अपने ईयर एंड पे जाके गवर्नमेंट को बता सकता है कि जी मैंने इतना बिल पे किया है, इस पे इतना टैक्स है जो ऑलरेडी मैं थ्रू बिल पे कर चुका हूँ। तो जो आपका लाइबिलिटी है ना वो रिड्यूस होती जाएगी, और जितनी ओवर एंड अबव अमाउंट आपने दी हुई है हम उसको नेक्स्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं। सर सिम्स बंद होने जा रही हैं, हुकूमत और क्या इक़दाम उठा सकती है, क्या कर सकती है मज़ीद, और इससे नॉन फाइलर्स को क्या क्या नुकसान होगा? नॉन फाइलर को नुकसान देखें इसमें हमें ना बैलेंस हैपनिंग कह दिया, मुझे लगता है बहुत से लोग इस वक्त परेशान हो गए। ट्रू, मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि चलिए लोग परेशान और डेफिनेटली वो करें, ये हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको परसू कर रहे हैं। और देखें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी वो बेयर मिनिमम पे गए हैं। देखें वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा डराया उन्होंने कि आप लोग प्रॉपरली इसको फाइल करें। देखें जो बंदा तो रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको रजिस्ट्रेशन में लेके आना चाहिए, ऐसे इक़दाम करने चाहिए ताकि वो भी टैक्स फाइल करें, राइट। बिल्कुल। देखिए जब वो टैक्स फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट को इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी पता है कि ये चीज़ें जो हैं आवाम को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन वो उनके लिए भी एक मजबूरी है। देखिए जो मशीन काम कर रही है उसको फ्यूलिंग चाहिए। हमारा टैक्स का पैसा जिसमें हमारी गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट जो हमारी हैं डेवलपमेंट है, वो सारी इन्हीं पैसों से हो रही होती है। सर कोई आसान सा तरीका बताएं जिससे लोग आसानी से फाइलर बन जाएं, किस डिपार्टमेंट में जाएं, किससे रब्ता करें? इसमें देखें बेसिकली जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनका काम ये है, ठीक है, आप उनसे रब्ता करें। वो आपकी जो सारी वेरिफिकेशन जो चीज़ें हैं ना, आपको आपका NTN बनाना, टैक्स फाइल करना, ATL चालान पे करना, वो करके आपको आपका गोशवारा जो है वो आपको हैंड ओवर कर देगी, थ्रू ईमेल करे, थ्रू व्हाट्सएप करे, ताकि आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट हो। कल को आपको किसी भी जगह ज़रूरत अगर पड़ती है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो आपने गवर्नमेंट को सबमिट किया हुआ है। सर ये हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें 1 नंबर 2 नंबर चीज़ों के बहुत मामलात हैं, मतलब हमें कैसे मालूम होगा कि हम जिससे काम करवा रहे हैं वो ऑथेंटिक जगह है, पर्सन बिल्कुल ठीक है और वाकई में सही काम हो गया हमारा? देखिए मैम जितनी भी ये टैक्स रिलेटेड फील्ड के हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या टैक्स फर्म्स हैं, इनके लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है। उनकी जाहिर सी बात है कि जिसका पास लाइसेंस है वो अपना लाइसेंस कभी भी ऐसी छोटे से काम के पीछे अपना ख़राब नहीं करवाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी पेनल्टीज़ होती हैं। अगर एक बंदे ने सर अपने दही को कौन खट्टा कहता है? नहीं देखिए मैम ये तो वो बात हो गई। हाँ बात, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, कोई भी नहीं कहेगा, बट द थिंग इज़ कि जिनकी ट्रेनिंग ही ये है, लाइक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पहले उसकी MBBS किया, फिर उसके बाद पूरा उनका एक प्रोसीजर है। इसी तरह टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं उनकी भी एक एजुकेशन है, उनके भी टाइम पीरियड लगा होता है ट्रेनिंग का, जो भी फर्म्स ही करवाती हैं, तो फिर आगे उसी प्लेटफॉर्म पे या किसी और फर्म में जाके उसी को ही परसू कर रहे होते हैं। ओवर द पीरियड उनका एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जो एडवाइस आपको दे रहे होंगे, क्योंकि देखें जो जनरल पब्लिक है ना, अब जो बिजनेसमैन है
अब वो अगर इस चीज़ की भी टेंशन लेना शुरू कर देगा, अच्छा ये कैसे, ये भी मैंने करना है, ये भी मैंने करना है, तो उसका ज़्यादा ध्यान इस तरफ आ जाएगा। बिल्कुल सही, जिसका काम उसी को साझे, बेसिकली मामला ये है। ज़बरदस्त जी। सर आपने फ़ीस बताई है मिनिमम 5000। क्या हर किसी के लिए 5000 है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ इसमें रिलीफ है? अब गुड क्वेश्चन, इसका मैं आंसर अब थोड़ा सा जो है इस तरह है कि होता है मार्केट में लोग कम भी चार्ज करते हैं, ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। बेसिकली एक्सपीरियंस एक तो सबसे पहले, अब एक बंदा है जिसको ओवर 3 डेकेड्स हो चुके हैं काम करते हुए, वो डेफिनेटली इतना हो क्योंकि उसने उस नज़र से देखना है जिसने से अभी शायद मैं भी नहीं देख सकता। फिर ये है कि कुछ मामला जिस तरह आपको बताया कि जिस तरह आपके इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, अब एक बिजनेसमैन है जिसके 10 बिजनेस हैं, जब उसकी पर्सनल रिटर्न आएगी वो अमाउंट फिर 5 नहीं, वो बहुत ऊपर जाएगी क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ टैक्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उस चीज़ों को मैनेज करना, उस चीज़ को सबको जो है प्रॉपरली अलाइन करना बाय लॉ, ताकि जो बंदा जिसकी रिटर्न जा रही है उसके लिए कोई इम्प्लीकेशन ना हो बाद में। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ टैक्स कंसल्टेंट मौजूद थे, इनका नाम था जी हाफिज़ हुनैन साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी बातें करनी। भी जल्दी से फाइलर हो जाए, आपकी सिम्स ना कहीं बंद हो जाए और आपको एक नए मसले में आप जो है बाद में इन्वॉल्व ना हो जाए। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। 5 साल का है और मिसिज़ है, तो सारी देखभाल घर में मिसिज़ करती है, तो जितना भी मैं अगर क्रेडिट दूं तो अपनी वाइफ को दे सकता हूं, क्योंकि इस हाल में अगर मुझे बाहर भेजा तो मेरी वाइफ का बहुत बड़ा किरदार है। अगर वो मुझे बाहर ना भेजती तो शायद मैं चारपाई पे लग जाता, मैं ज़िंदगी मौत से बातें करने लग जाता। तो उसने मुझे बाहर भेजा, उसने कहा नहीं वसीम आप आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये आपने साबित कर दिया कि ये सच है। बिल्कुल सच है मैडम, बिल्कुल सच है, मैं मानता हूँ इस बात को। अगर मेरी वाइफ मेरे साथ ताउन ना करती बाहर भेजने का तो मैं बिल्कुल नहीं बाहर आ सकता। शौक तो मुझे बहुत था सहाफ़त का, क्योंकि बैठने के बाद भी मैं नहीं बैठ सकता था, लेकिन वाइफ की हिम्मत हौसला, उसने बहुत मुझे हिम्मत हौसला दी। उसने कहा नहीं आप जाओ, लड़का अवेलेबल मैं कर देती हूँ, आपके साथ काम कर देगा, जो माहाना फीस होगी वो भी तय करेंगे, लेकिन आप अपनी सहाफ़त ना छोड़ो, आप अपने काम को तरजीह दो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी इस पोजीशन में भी अपने काम को तरजीह दे रहा हूँ, अपनी सहाफ़त को बिल्कुल अदा कर रहा हूँ जो हक़ है मेरा। वसीम आप बखूब अपना काम जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खूबसूरती से कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप ये जो रिपोर्टिंग करते हैं, इसमें कोई ऐसी ख़बरें जो ब्रेकिंग आपने दी हो, आपकी वायरल स्टोरीज़ हों, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी मैडम, ऐसे है कि कुछ अर्सा पहले जब मैं ठीक था, एक बच्ची थी कम सम, तो उसके कोई मसला था, कोई पुरसरार बीमारी में मुब्तला थी वो। तो उसके ख़ानदान में कोई उसका वारिस इस तरह का नहीं था जो उसकी माली इमदाद करता। तो हमने उसकी रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के दौरान जब हमने ख़बर हाईलाइट की तो उन दौरान वज़ीर आला ने एक्शन लेते हुए उस बच्ची का इलाज करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो जब हम उस बच्ची से मिलते हैं तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है अपनी सहाफ़त पे कि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमानदाराना सहाफ़त की है। और एक बच्ची, अगर मेरी सहाफ़त से मेरी एक बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी है, तो इससे बढ़ के मेरे लिए उस सहाफ़त का एहसास कुछ भी नहीं। आपने बहुत गहरी बात कर दी है वसीम। यहाँ पर एक सवालिया निशान जो हमारे देखने सुनने वाले लोगों के जहन में भी आया होगा, मेरे जहन में भी आया है कि आप लोगों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं। और आपने बताया कि बाकायदा एक बच्ची थी जिसकी मदद की गई वज़ीर आला की जानिब से। तो क्या आपके लिए कभी किसी ने आपने कोई ऐसी अपील की हो या आप तक कोई पहुंचा हो, क्योंकि रिपोर्ट तो आप ही कर रहे थे, कोई माली मदद हुई हो, कभी कोई आपके पास आया हो? माली मदद के लिए तो मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अल्लाह उनको कामयाबी दे। जहाँ तक घर का राशन पानी का मसला है, वो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ माली मदद की है। बाकी जो माली मदद है मेरी आँखों के मुतालिक, वो इतनी बड़ी रकम कोई नहीं दे पाता। तो इसलिए मैंने मेरे सहाफ़ी दोस्तों की मेरे पे एहसान है। तो शबान भाई मेरे पास आए हैं, उनका एहसान है मुझ पे, उन्होंने मेरी कवरेज की है। उन्होंने कहा नहीं हम आप अगर किसी ज़माने हमारे बाजू थे तो आज हम आपके बाजू बनेंगे, आपकी आवाज़ आला काम तक पहुँचाएँगे, इंशाअल्लाह आपकी आँखें ठीक होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों ने, मेरे साथी दोस्तों ने। कि ये जो आपकी बीनाई का इलाज है ये पाकिस्तान में मुमकिन है या बैरून मुल्क में?
मैडम ऐसे कि मैंने अपने बलबूते पे जितना मैंने टेस्ट वगैरह कराने थे, चेकअप वगैरह कराए हैं, कराची से मैंने कराए हैं। तो वहाँ से मुझे उन्होंने कहा कि कुछ थोड़ा-सा है इम्कान यहाँ पर बनने का, नहीं तो अगर कोशिश हो सके तो बैरूनी मुल्क अगर आपका वहाँ पर कोई है या कोई आपको ले जाए, तो वहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। पाकिस्तान में है लेकिन कम है, तो ये माजरा सामने है। एक रकम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा इलाज के हवाले से भी यहाँ पर उन्होंने कम मुझे बताया है। उन्होंने कहा अगर बाहर होता है तो बाहर कर लें, वो बेहतर हो जाएगा। वसीम, क्या कहना चाहेंगे? आप अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं और आजकल वो घर घर जाके लोगों के मसले सुनती भी हैं और कोशिश भी करती हैं कि किसी न किसी को जिस तरह से रिलीफ दिया जाए वो दे सकें। और मियाँ साहब दोबारा से पार्टी के सदर बन रहे हैं, मेरा ख्याल है यही एक अच्छा मौका है कि आप एक अच्छी सी अपील कर दें। हो सकता है कि आपकी आवाज़ भी हुकाम बाला तक पहुँच जाए। जी मैडम, मेरी तो हुकाम बाला से और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब या कोई मुखय्यर हज़रात देख रहे हैं, मेरी वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और मियाँ साहिबान से मेरी यही गुज़ारिश है, अपील है कि हो सके तो मेरी आँखों का इलाज करा दें। पाकिस्तान में अवेलेबल है तो यहीं से करा दें, अगर बैरूनी मुल्क होता है तो वहीं से करा दें, क्योंकि आँखें हैं तो सब कुछ है। हाथ ना हो, पाँव ना हो, थैंक यू फिर भी वसीम, इंसान थैंक यू अपना सो काम मच कर। जी। मैं भी यहाँ पर इल्तिजा करना चाहती हूँ, दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि यही वो लोग हैं जो आपको फ़िल्म करते हैं, आपके बयानात को आगे हाईलाइट करते हैं, तो प्लीज़ इनका ज़रूर ख्याल रखा करें। अगर हो सकता है तो इनका इलाज करवा दिया जाए। हम एक शार्प सा ब्रेक ले रहे हैं जी, वापस आते हैं जल्द से। स्टे विद अस। हमें तकबीर कहलाता है और आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं जी मुस्लिम लीग नून की जानिब से परवेज़ संधेला साहब। सर वेलकम टू द शो। और उन्हीं के साथ मलिक मुमताज़ सर पीटीआई के रहनुमा हैं। ये दोनों मेहमान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को सबसे पहले तो योम तकबीर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। एक और साल जी गुज़र गया और आज का दिन एक बार फिर से हमें याद दिलाता है कि हम भी एक एटॉमिक पावर हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम जुल्फ़कार अली भुट्टो के हवाले से मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि उनके टाइम में उन्होंने भी इस पे जोहरी तवानाई पे बड़ी तेज़ी से काम किया था और तब अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को ऑन किया था। तो हम उनसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहेंगे जी परवेज़ संधेला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल खराज तहसीन पेश करना चाहिए डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को, उनकी पूरी टीम को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खास तौर पर, और जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर रास्ते में जितने भी इस मुल्क में लोग आए जो इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक रहे, और किसी भी जगह पे वो कोई भी हुक्मरान हो, किसी का भी नाम ले लें, किसी भी जगह पे रुकावट नहीं डाली गई बल्कि अपना अपना हिस्सा डाला गया। तो यूं ये एक लंबा सफर होते हुए 98 में आकर जो है वो कामयाबी से बेशक जी, बेशक कामयाबी सर, से वो बहुत इत्माम हुआ। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो का बहुत बड़ा किरदार था। आज जिस मुल्क में मैं बैठा हुआ हूँ, बल्कि जिस शहर में मैं बैठा हुआ हूँ, यहीं पर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब थे जो उस वक्त यहाँ पर अपनी स्टडी के बाद यहाँ पर रह रहे थे, और जिस तरह उनको यहाँ से वापस ले जाया गया, जुल्फ़कार अली भुट्टो और उनकी पूरी टीम ने कोशिश की। और इस जब उन्होंने बड़ा तरीकी किस्म का वो जुमला बोला था, अगर उसका जिक्र ना किया जाए तो बड़ी ज्यादती होगी, कि अगर हमें घास भी खानी पड़े तो हम खाएंगे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि आने वाले वक्त में ये एक ऐसा हमारा नेबर जो है मसला पैदा करने जाएगा कि हमारे लिए जीना मुश्किल कर देगा। फिर ऐसा हुआ भी। आपको याद होगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर जो उनको लालच दिए जा रहे थे, उनको धमकियां दिए जा रहे थे, उसके बावजूद फैसला किया था। तो उस वक्त जिस वक्त ये फैसला हुआ था, आगे जाके मजीद इस पे बात करेंगे, जिस वक्त ये फैसला हुआ था उस वक्त वाजपेयी से लेके KL वडवानी साहब जो है अपनी लोकसभा में तकरीरें करके पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, नेस्तो नाबूद करने की बातें कर रहे थे, और कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान को उस तरह से हैंडल करेंगे कि पाकिस्तान को समझ लग जाएगी। लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि पाकिस्तान के उनके 5 के मुकाबले में 6 धमाके कर दिए हैं, उसी वक्त उनका लहजा बदल गया था और वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे और साथ मिलकर चलने को कह रहे थे, अच्छे हमसाए होने के नाते।
तो ये एक बहुत बड़ा दिन था। आज का दिन मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, अच्छा ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं, मैं जरा ये भी जरा क्लियर कर दूं, ये पूरी पाकिस्तानी मुस्लिम कौम के लिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए बिल्कुल फख्र की बात है, पूरे फख्र की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके आगे जाके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मजीद आपसे बात की जा सकती है, लेकिन आज के दिन को कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुक्मरान हो, उनको ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे आज ये मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, हमारे साथ मलिक मुमताज़ साहब भी मौजूद है, रहनुमाए पीटीआई के। सर, खराज तहसीन पेश करना चाहिए और क्रेडिट भी देना चाहिए, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया मैडम, बिल्कुल मुस्तहिक है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान को उम्मत मुसलमान का एक लीडर बनाया, एक मजबूत तरीन मुल्क बनाने में उनका अहम किरदार है। और जिन मुश्किलात में वो आए पाकिस्तान में, लेकिन इसके साथ साथ अफसोस की बात ये भी है कि जो उनको इज्जत कदर हमने पाकिस्तान ने या उस वक्त के लीडर जो पाकिस्तान के थे उन्होंने जो देनी थी वो नहीं मिली। पाबंद सलासल रहे मरते दम तक। और हमारे मुकाबले में डॉक्टर अब्दुल सलाम जो उनके एटमी ताकत के खालिक है, उनको इंडिया का सदर बना दिया। लेकिन हमने क्या किया डॉक्टर साहब के साथ कि हमने डॉक्टर साहब को अपने ही घर में पाबंद सलासल कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन ये इन चीजों को छोड़ दें तो इस बात का जितना भी क्रेडिट, जितना भी खराज तासीन पेश करें, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के नाम जाता है हर हालत में, कोई कहे या बेशक सर, बेशक। मलिक साहब, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ कि आपने कहा इसका जितना भी क्रेडिट है ये डॉक्टर अब्दुल कदीर को जाता है। सर, मियाँ साहब की अगर हम बात करें, इख्तलाफात को एक साइड पर रख दें, तो मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए। मियाँ साहब ने तब तमाम जितनी बैरूनी ताकतें थी, बैरूनी ममालिक से जो भी उनको थ्रेट्स मिल रही थी, रोका जा रहा था, सब चीज़ों को इग्नोर करके ये धमाके करवाए थे। तो आपको नहीं लगता कि आज हमें इख्तलाफात को साइड पर रख के मियाँ साहब को क्रेडिट देना चाहिए? देखो, मियाँ साहब का क्रेडिट यही है कि उन्होंने एक धमाका कर दिया। कांपती टांगों कांपते हाथों उन्होंने कर दिया। सर, ये कौन सा जितना उनका क्रेडिट बनता है वो आवाम दे रही है, लेकिन इसका जो इब्तदा से क्रेडिट है वो जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और पाया तकमील तक पहुंचाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, जो इतनी सख्तियां और नहीं सर, ये तो गलत बात हो गई। जो गवर्नमेंट होती है उसका क्रेडिट बनता है। वो चाहते तो ये एटमी धमाके वो नजरअंदाज किया जा सकता था, ताकतों के दबाव में आ जाते, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। यहाँ पर हम संदेला साहब को जी ऐड करते हैं। सर, क्या कहते हैं आप, क्रेडिट नहीं देते ऑपोजिशन वाले आप लोगों को? एक अहम दिन है और बहुत बड़ा काम है जिसपे पूरी कौम फख्र महसूस करती है, तो मुझे लगता है इख्तलाफात को साइड पे रख के आप लोगों को क्रेडिट देना चाहिए। मियाँ साहब को क्रेडिट जो बनता है वो भी नहीं लोग देते। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, मलिक साहब की मजबूरी जी बताइए सर। उसका मैं जवाब भी दे रहा हूँ कि इसलिए कि जिन्होंने ये एटमी पावर पाकिस्तान को बनाया, एटम बम बना दिया, जिस शख्सियत ने, जिस साइंसदान ने उनको उसी बम धमाका करने वाले हमारे मियां नवाज शरीफ ने ही पाबंद सलासल किया था, और मुशर्रफ को भी इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन मैं ये तो कह रहा हूँ कि उन्होंने ये धमाका किया है, मतलब सर धमाके, एटमी धमाका। सर मलिक साहब, अब जरा बात करने की इजाजत देना तो मैं जरा आपको जी संदेला साहब बताइए। जी।
जी जी मलक साहब, मुझे अब जरा बात करने के दें तो मैं आपको दिन में तारे दिखाऊं। जो आप कह रहे हैं ना कि मियां साहब ने जिस तरह धमाका किया, देखिए वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब था, इस धरती के बेटे थे जिन्होंने 5 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर अगर आप गिनने बैठ जाएंगे या उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके कैलकुलेटर पे जगह खत्म हो जाएगी, जो उस वक्त 98 में नवाज शरीफ को ऑफर हुए थे। फिर पूरी दुनिया के सदूर से लेकर जिस जिस प्रेशर का नवाज शरीफ को सामना था, वो सिर्फ नवाज शरीफ काम कर सकता था। 11 मई को हुए थे, 11 मई से लेकर 28 मई तक जो 17 दिन बनते हैं, उनमें एक भी दफा नवाज शरीफ के जहन और दिमाग में ये बात किसी जगह पर नहीं आई थी कि धमाके नहीं करने हैं, क्योंकि 17 दिन बहुत कम थे उस तैयारी में। जब आपने टनल बनाना है, जब आपने अपना सारा मवाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है जहां पे धमाका करना है, तो नवाज शरीफ का क्रेडिट इससे इतना ज्यादा बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते। संदेला साहब, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा सर मुझे ये बताइए कि मियां साहब ने एक खिताब किया था 28 मई को, और उस पे उन्होंने कहा कि हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उनके ये जो जोहरी तजुर्बात थे उसका जवाब आज हमने 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके 5 एटमी धमाके करके दे दिया है। तो क्या अगर हम इसको इस नज़र से देखें, इस तरफ लेकर आएँ कि अगर तब वो एटमी धमाके ना हुए होते तो आज पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर नहीं होता, तो हम कहाँ होते? देखिए, उसी वक्त मैंने अभी यही कहा ना कि उस वक्त के LK अडवाणी और आप उनके वाजपेयी की तकरीरें निकाल कर सुन लें, आज भी मौजूद है उनकी लोकसभा की तकरीरें। वो आपकी ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे, आपको दबा कर रखने की बात कर रहे थे। और देखिए तो, जो ताकत का तवाजन होता है ना, वो अगर 80 और 20 पे चला जाए तो वो कैसे जीने देंगे आपको, कैसे रहने देंगे आपको? किसी भी वक्त आपके ऊपर हमला कर देंगे कि अगर आपने आगे से किस्म किस्म की कोई बात की तो हम लोग एक एटम बम मार के आपको तबाह कर देंगे। और उसके अलावा दुनिया में आपको वो जैसे ट्रीट करते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और ये इन्हीं का क्रेडिट है। और देखिए ना, अभी मलक साहब ने जो बातें की है, ताई मेरे ख्याल में बिल्कुल जी, बिल्कुल संदेला साहब, बिल्कुल पूरी टीम का क्रेडिट है। और आपने एक बात से मैं आपकी मुतफिक भी हूँ कि आपने कहा कि जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू करें। मैं आपको एक बात कर दूं, जो मलक साहब के लीडर हैं, उनकी हुकूमत में भी डॉक्टर खलील साहब जो हैं वो उसी हालत में रहे हैं। उन्होंने को आकर मुल्क का सदर नहीं बना दिया था, वो उसमें वो सारे वो उसी में नजर बंद रहे हैं। और अगर यहाँ पर नवाज शरीफ की जगह अगर मुशर्रफ होता, तो आपको याद होगा जब 9/11 का वाकया हुआ था तो अमेरिका ने 10-11 शर्तें भेजी थी, सारी की सारी उस कमांडो ने मान ली थी। और उसकी जगह अगर इमरान खान होता तो वो भी आपके सामने अमेरिका में जाकर आज कश्मीर, जहां पे हमारा हमेशा, देखिए कश्मीर में अगर एक तिनका भी हिलता था, फलस्तीन में एक तिनका भी हिलता था, तो पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे होती थी और पार्लियामेंट उनके साथ खड़ी होती थी। लेकिन जो खान साहब करके आए, उसके बाद जो कश्मीर में हुआ, और आज भी मुल्क को जिस नहज पर लेकर गए हैं, इस वक्त फलस्तीन में क्या हो रहा है। संदेला साहब, यहीं पर मलिक मुमताज साहब से जान लेते हैं ना जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा सर, बताएं कि वो कह रहे हैं, आपने कहा कि मैं इस पे अफसोस भी करना चाहता हूं कि ऐसे अजीम शख्स को जिसने हमारे मुल्क को एटॉमिक पावर से नवाजा, उसको नज़रबंद रखा गया, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया। तो वो तो कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट में भी उनके साथ वही सलूक था। देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत आई, उस वक्त वो कुछ न कुछ स्टेबल तो रहे, कम से कम वो अपने घर में थे। और जो भी इन्होंने अमेरिका के साथ जितनी कोई कमिटमेंट की हुई थी उसके मुताबिक ही वो थे, लेकिन वो स्टेबल थे। मेरा एक इंतहाई करीबी आदमी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पास गया और उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई। वो आखिरी दम तक अगर दुखी थे तो वो सिर्फ और सिर्फ PML नून की हुकूमत पे, परवेज मुशर्रफ पे, ये दो लोगों को वो बार बार जो है ना बात करते थे कि इन्होंने मेरे साथ इंतहाई ज्यादती की है। और फिर उसने मुझे ये भी कहा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं बिजली भी बना सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने मुझे सिला नहीं दिया इस बात का।
चलें सर, मेरा ख्याल है कि हमारे पास शॉर्ट टाइम भी है और फिर भी जिसका जो क्रेडिट बनता है मुझे लगता है कि उसको सराहना चाहिए। और अच्छे काम के लिए अगर हम किसी की तारीफ़ करेंगे तो ही हमारे हुक्मरान याद करेंगे आज के दिन को, और अभी उनकी गवर्नमेंट चल रही है तो मज़ीद अच्छे काम करेंगे। सदारत के हवाले से बात कर लेते हैं कि जी पार्टी की सदारत दोबारा से मियाँ साहब संभालने जा रहे हैं, लगता है कि कोई तब्दीली देखने को मिलेगी? बिल्कुल जी, तब्दीली देखने एक्चुअल पार्टी नून पीएमएल नून में दो धड़े बन चुके हैं, वो वाज़े। एक नवाज लीग और एक शीन लीग, शहबाज शरीफ लीग, ये दो तो बन चुके हैं। ये मलिक साहब सुबह सुबह यहाँ पे जो है ना, मैं ये जरूर कहूंगा कि कभी भी इमरान खान साहब ने अपने किसी रिश्तेदार को नवाजने की कोशिश नहीं की, उसको बहुत बड़ा ओहदा नहीं दिया। पार्टी की चेयरपर्सन कह रहे थे कि जी हलीमा खान आएगी, लेकिन खान साहब ने मना कर दिया है कि मेरा कोई पर काबिल ही नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि पार्टी चला सके, कोई भी पार्टी चेयर नहीं। जी संदेला साहब क्या कह रहे हैं आप, बताइएगा सर। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान के रिश्तेदारों में इसको इस काबिल ही नहीं है कि वो ऐसा कोई काम कर सके, तो इसलिए खान साहब किसको देंगे? वो इसी को देंगे जिस पे उनको इतबार होगा। उनको अपनों पे इतबार ही नहीं है। अपनों पे इतबार हो तो वो जरूर ये काम करे। और देखें, हर काम में नुक्ता चीनी जो होती है ना, वो मुनासिब नहीं होती। जरा मलिक साहब को ये बताएं, केपीके की हुकूमत ने आज के दिन अपने सूबे में बाकायदा छुट्टी अनाउंस कर दी है 28 अक्टूबर, और वो 28 मई जो है वो नवाज शरीफ के हवाले से है। तो हर वक्त जो है ना वो नुक्ता चीनी नहीं की जाती। अगर मैं ये बताऊंगा कि एक वर्ल्ड कप मलिक साहब आपकी पार्टी में कोई इस काबिल नहीं है, मुमताज साहब कह रहे हैं कि संदेला साहब कह रहे हैं मलिक साहब के खान साहब की फैमिली में कोई इस काबिल नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं आते। तो इसलिए आप उस तरह की बातें ना किया करें कि वो सारी फैमिली जो है बारी बारी इक़्तिदार में आती नजर आती है। मलिक साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, दोनों मलिक मिल गए हैं ना, समझ नहीं आ रही कि आप किस वाले मलिक से बात। जी जी सर, आपसे बात कर रहे हैं मलिक मुमताज साहब से कि वो अभी संदेला साहब कह रहे थे, अर्ज कर रहे थे कि बानी पीटीआई की फैमिली में कोई इस काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने ओहदे नहीं दिए उनको। और इसलिए ये तनकीद ना किया करें कि जी जो नवाज फैमिली है उनके इक़्तिदार में आपको कुर्सियों पे बैठे हुए बराजमान वही नजर आते हैं, आपकी फैमिली में तो इस काबिल ही कोई नहीं है। देखिए संदीला साहब ने तो डिफाइंड करना ही करना है, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन भी कर लो ना डिफाइन, दसो तुसी कि एक कहावत है, कोई खुदा का खौफ जी, एक ऐसी टसल है जो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकती। हम दोनों, हमारे साथ जो रहनुमा दोनों पार्टीज के मौजूद है, नून लीग की जानिब से हमारे साथ परवेज संदेला साहब मौजूद थे और पीटीआई की जानिब से मलिक मुमताज साहब। सर थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और हम जी एक इसके बाद शॉर्ट से ब्रेक पे जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी टसल है जो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली, जहाँ पर ये चोरी का मामला है। ये अपने लीडर को कहते हैं कि वो ठीक है, वो कहते हैं अपने लीडर को ठीक है। हमें तो भाई ये चाहिए कि हम जिस मुल्क के वासी हैं, भाई खुदारा कुछ ऐसा काम कर जाएं कि आपकी अपनी की टसल, जो अपनी दरमियान की टसल है, वो ख़त्म हो जाए और आवाम के बारे में सोच लें। आज का दिन अच्छा है और बेशक इस पे हमारी कौम का हर एक शहरी और इवन के उम्मत मुस्लिमा तमाम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। और शुक्र अल्लाह का कि आज हम एक एटॉमिक पावर हैं। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आ रहे हैं, स्टे विद। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। लास्ट सेगमेंट है हमारे आज प्रोग्राम का और बहुत ही ख़ास है, मोस्ट अवेटेड है। यकीनन आपको जब मैं आपके मेहमान से आपकी मुलाकात करवाऊंगी तो आप यकीनन आपके जहन में कई सवालात आएंगे जो आप भी उनसे सुनना जानना चाहते हैं। जी हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं SPOCU आफ्ताब अहमद पुलरवान साहब। सर वेलकम टू द शो, वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज है सर? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पुलिस और आवाम के दरमियान ये जो दूरियां हैं ये कैसे बढ़ती चली जा रही हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? पुलिस आवाम दूरियों के पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम एक कॉलोनियल ईरा से इंडिपेंडेंस की तरफ आए। ब्रिटिश दौर में पुलिस को इस्तेमाल किया गया आवाम के इस्तेहसाल के लिए, उनको दबाने के लिए, हुकूमत का ताबेदार बनाने के लिए। आज़ादी के बाद अब हम इसको पुलिस फोर्स नहीं कहते, पुलिस सर्विस कहते हैं। सो वो जो यादें हैं
वो अभी तक नस्ल दर नस्ल आवाम के जहन में ताज़ा हैं। अब इस कल्चर को तोड़ने के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की। सबसे पहले उन्होंने थाने का जो बोसीदा निज़ाम था उसको तब्दील किया। बेशक सर, इसमें कोई शक नहीं। अब आप जाते हैं तो आपको एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिलता है कि आपको लगता ही नहीं आप केस लेकर आ रहे हैं, आप एक किसी मोज़ज़ जगह पे हैं बिल्कुल, जहाँ पे टूटे बेंचों और पंखा चल ना रहा हो, तो वो पब्लिक का इम्प्रेशन ख़राब होता है। अब उन्होंने पुलिस स्टेशन को आपके घर के ड्राइंग रूम जैसा बनाया ताकि आप वहाँ जाके कंफर्टेबल फील करें, पहली तब्दीली। दूसरा, बहुत पढ़े लिखे नौजवान आप पुलिस की तरफ आ रहे हैं। हमने कम से कम ग्रेजुएशन लेवल कर दिया है एएसआई भर्ती होने के लिए, तो वो लड़के बड़े अच्छे घरों से हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग बेहतर की जा रही है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेहतर किए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो दूरियाँ अब कम हो रही हैं। अब पुलिस को आप देखें तो स्मार्ट ऑफिसर, पढ़ा लिखा बंदा आपसे अच्छे तरीके से बात करे, सर कह के बात करे, तो उससे पब्लिक को ये लगता है कि ये अफसर नहीं है, हमारा दोस्त है, ये फोर्स नहीं है, ये पुलिस सर्विस है। जी सर, आप एसपीए वीएलएसपी रहे। जी रहा। इस दौरान आपके सामने जो आप तफ्तीश करते थे उसमें जो अनोखी चीज़ें सामने आती थी उस पर अगर नज़र डालें। मैं जब एसपी एवीएलएस था तो हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं एज पुलिस अफसर उसे इंटरेस्टिंग गैंग कहूँगा। ये पढ़े लिखे नौजवानों का एक गैंग था जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे। उन्होंने एक तरीका ऐसा निकाल लिया कि जो कीलेस गाड़ियाँ थीं वो उनको भी चोरी कर लेते थे। अब गाड़ी हम समझते थे कि कीलेस गाड़ी ये कैसे चोरी हो सकती है, उसमें उन्होंने वो सारा सिस्टम जो था वो ब्लैक मार्केट से ख़रीद के, मालिक समझता था कि मेरी तो कीलेस गाड़ी है, जब चाबी नहीं होगी तो कैसे खुलेगी, तो उन्होंने वो सारा सिस्टम किया, उसका पिछला शीशा तोड़ के उसके अंदर दाखिल हो जाते थे। उसके बाद वो गाड़ी का पूरा सिस्टम हैक कर लेते थे। हैक करने के बाद अगर उसमें ट्रैकर लगा होता था उसके लिए वो जैमर लगा देते थे और विदिन 4 to 5 आवर्स वो गाड़ी लाहौर से चोरी होकर मर्दान पहुंच जाती थी। लेकिन वो गैंग फिर हमने बस्ट किया और बस्ट करने के बाद हमने वो सारा उनसे इंटरोगेशन की और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद लाहौर में कीलेस गाड़ियों चोरी होने का अब कोई वाक़या नहीं, कोई का दुका वाक़या होगा। वो पूरा गैंग हमने इस तरीके से बस्ट किया। ओसीओ बनना अपनी चॉइस थी या नहीं, और क्या आज आप जिस पोजीशन पे हैं इससे मुतमईन हैं? देखें, पुलिस में आपके सवाल के दो हिस्से हैं कि क्या एसपी ओसीयू बनना मेरी चॉइस थी कि नहीं, और दूसरा क्या मैं मौजूदा पोजीशन से मुतमईन हूँ कि नहीं। एसपी ओसीयू के तौर पे पोस्टिंग होना इट इज़ एन ऑनर। ये एक चैलेंजिंग पोस्ट है जिसमें आप रूटीन के क्राइम्स को डील नहीं करते, आप हेनियस और सीरियस क्राइम्स को डील करते हैं। अगवा, बराए तावान, डकैती, ब्लाइंड मर्डर्स, गैंगस्टर्स के गैंग्स के साथ मुकाबला करना। सो मैं समझता हूँ कि ये डिपार्टमेंट का मुझ पे ट्रस्ट है, जिसके लिए आई एम इंडेप्टेड टू माय डिपार्टमेंट कि उन्होंने मुझे एज एसपी ओसीयू अपॉइंट किया। और जो दूसरी बात कि क्या मैं मुतमिन हूँ, पुलिसिंग में स्काई इज़ द लिमिट, आप मुतमिन हो ही नहीं सकते। आप मुतमिन हो भी जाएं तो आपके अफसर कभी आपसे मुतमिन नहीं हो सकते। तो फिर मुसलसल आपको मेहनत करना पड़ती है, अपनी उस पोजीशन को जस्टिफाई करना पड़ता है, और पब्लिक की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए यू विल हैव टू वर्क डे एंड नाइट। सर, अगर मुमकिन है तो अमीर ब्लॉक कत्ल केस और बिलाज केस के ऊपर अगर आप बात करें और रोशनी डालें ताकि हमारे देखने वाले, हमारे व्यूवर्स को कुछ जानना चाहें। वो अमीर बालाज मर्डर केस एक मुश्किल केस था। इस केस में जो मर्डरर से, जो प्लानर थे उस मर्डर के, उन्होंने बड़ी बारीकी से और बड़ी प्लानिंग से वो मर्डर प्लान किया था। वो एक खूबसूरत नौजवान जो इस जंग से भागना चाहता था, जो अमन की ज़िंदगी गुजारना चाहता था, जो चाहता था कि सुलह हो जाए, उसको मर्डर कर दिया गया। और उसमें हमने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी जिसमें मैं उसका हेड था। हमने बड़ी बारीक बीनी से उस केस की तमाम गुत्थियों को सुलझाया। किसने प्लानिंग की, कहाँ पे प्लानिंग की, कौन शूटर हायर किया गया, उस शूटर का क्या नाम था, उसने कैसे जाके मर्डर किया। अब वो हम सारी तफ्तीश मुकम्मल कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला हमने इतनी मेहनत से वो सारी शहादतें इकट्ठी की हैं। इस केस में
बिल्कुल सर, अगर हम अमीर बहलाज केस के हवाले से बात करें तो इसको इतना डिटेल से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि देखने वाले भी मतलब कि बहुत हैरान थे कि हमारी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, और उसमें आप हेड भी थे उस केस के। अभी लास्ट में कहाँ पर एंड करता है वो केस? क्या शवाहिद निकले उसके? उसमें टीवी भट्ट ने वो मर्डर प्लान किया और जिसकी वजह से हम अब उसका रेड वारंट ले रहे हैं। उसमें जो मुजफ्फर शाह मर्डरर था वो मौके पे मारा गया, और दूसरा मर्डरर जो शूटर साथ आया था हारून, वो हमने गिरफ़्तार कर लिया, उससे वेपन भी बरामद कर लिए। जिन्होंने प्लान किया मलिक सुहेल और रासन शाह, वो भी गिरफ़्तार हैं। सो ये हमारी तफ्तीश परफेक्टली मुकम्मल हो चुकी है, और इंशाल्लाह ताला हम प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके इसमें जो मुलज़म हैं, जो इस कत्ल के कसूरवार हैं, उनकी सज़ाओं को इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह सर। इट्स वेरी नेसेसरी कि जो सज़ाएं हैं उनको इंश्योर किया जाए। सर, मुलज़मान दहशत फैलाने के लिए किन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं? देखें, अब हम इसको दो हिस्सों में ले जाएंगे। एक तो वो जो बाकायदा दहशत गर्द हैं, बाकायदा वो बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, वो सरे बाज़ार बहुत ज़्यादा फायरिंग करके कई लोगों को शहीद कर देंगे, वो गाड़ी को ब्लास्ट करके मार्केट में दहशत फैला देंगे। एक दूसरे दहशत गर्द हैं जो कि आम हमारे मोहल्लों में मौजूद हैं, हमारी गलियों में मौजूद हैं। वो क्या करेंगे? वो छत पे फायरिंग करेंगे, वो लोगों के गेट पर फायरिंग करेंगे, वो किसी की गाड़ी जा रही हो तो उस पर फायरिंग करेंगे ताकि पता चले कि ये बहुत बड़ा बदमाश है। इन बदमाशों को हैंडल करने के लिए लाहौर पुलिस ने बड़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई है। आप देखें कि जितने भी शूटर्स के गैंग थे, हमने उन तमाम का कला कमा कर दिया है। अब वो बकाया जो हैं वो या दुबई भागे हैं या साउथ अफ्रीका भागे हैं, या उनकी एक नानी है जो उनको पाल रही है, शहबाज लाला, वो इस वक्त कनाडा में छुप के बैठा हुआ है। तो लाहौर के अवाम को ये एक मैसेज है, बीइंग मेंबर ऑफ लाहौर पुलिस, हम जाग रहे हैं आपकी हिफाजत के लिए, आपकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, और इंशाल्लाह ताला हम इन क्रिमिनल्स को कभी ऐसा नहीं करने देंगे कि वो आपके कारोबार या आपके ज़िंदगी के मामलात को डिस्टर्ब कर सकें। सर, दौरान सर्विस आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको रुला दिया हो? देखिए, पुलिस वाला भी इंसान है, वर्दी में वो शो करता है कि मैं लोहे का बना हुआ हूँ, लेकिन दिल तो उसके अंदर वही धड़कता है जो एक पब्लिक के बंदे का होता है। मैं ईस्ट तिमोर में सर्व कर रहा था, तो वहाँ पे एक बूढ़ी खातून का मर्डर हुआ। मुझे उस मर्डर की तफ्तीश के लिए भेजा गया। जब मैंने उसकी बारीक बीनी से तफ्तीश की तो आगे जब चलना शुरू हो गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मर्डर तो घर के किसी फ़र्द ने ही किया है। मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला कि इस खातून का एक बेटा था जिसने कुछ 3 माह के बाद सुइसाइड कर ली थी। वो माँ को मर्डर करना बेटे का एक मामूली बात पे, अब वो साबित करना बड़ा मुश्किल था कि आप कैसे साबित करेंगे कि जिस बेटे ने ख़ुदकुशी की उसी ने ही माँ को मर्डर किया था। तो मैंने कहा कि मेरा चीफ़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, मैंने कहा कि जी उस बंदे की ये वसीयत देख लें। वसीयत में वो लिख रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी जो कि प्रेग्नेंट है, उसका नाम, बच्चे का नाम मेरी माँ के नाम पे रखा जाए। मैं अब जीना नहीं चाहता, मुझसे ऐसा जुर्म हो गया है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो उसके बाद उसकी बेगम का इंटरव्यू मैंने बताया कि जब वो घर आया था तो उसके बाद उसने बोलना छोड़ दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था। अब इंसानी रिश्तों में, इतने करीब रिश्ते में जब बेटा माँ को मारता है, कत्ल करता है, तो आप देखें कि उसका ज़मीर इतना हावी हो गया उस पर कि उसके बाद उसने ख़ुदकुशी कर ली। और वजह क्या थी कि माँ ने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, ये हिस्सा मांग रहा था, तो माँ कहती थी कि हम मुश्तरका फैमिली सिस्टम है, हम इसको हिस्सा नहीं देना चाहिए, हमें इकट्ठे सारे वेंचर करने चाहिए। एज़ ह्यूमन बीइंग मेरे लिए वो बड़ा स्ट्रेसिंग और एक परेशान कुन तफ्तीश थी। स्टिल अब मैं अब भी सोचता हूँ, पता नहीं क्यों
आई डू नॉट फील कंफर्टेबल कि चंद पैसों के लिए क्या कोई बंदा अपनी माँ को भी मर्डर कर सकता है। बिल्कुल सर, आप हमने सुना है कि आप सही और गलत की अगर आपने छोड़ दिया, मैंने कहा जी आपने खुद ही तो कहा था, तूने कहा आप मुतमिन है, मैं कहा जी आप भी मुतमिन, कहते फौरी उसको बुलाएं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हकीम साहब कहाँ पे पहुँचे हैं? कहते सर अभी 10-12 किलोमीटर में दूर गए हूँ। मैंने कहा वापस आ जाइए। वो दहशतगर्द साहब वो फिर मेरे दफ्तर में बैठे हैं। मैंने कहा जी वो दहशतगर्द फिर मेरे दफ्तर वापस आ गया, अब क्या हुक्म है? अब वो सेटिस्फाइड हो गए कि अगर वो टेररिस्ट होता भाग जाता तो वो भाग जाता, वो मेरे पिस्टल को पकड़ता, वो मुझ पर हमला करता। अच्छा, वो हकीम साहब आज भी मेरे दोस्त हैं और मैं बाकायदा उनको पेशेंट रेफ़र कर देता हूँ इलाज के लिए। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हकीम हैं। अब नाम मैं उनका इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड उसके कॉम्बिनेशन में डालते, बच्चे को मारने के बाद उसमें डाल देता था और वो तेज़ाब इतना तेज़ होता है कि उसमें हड्डियाँ तक गल के वो अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स में तकसीम हो जाती हैं। उसके बाद फिर उस तेज़ाब को वो बहा दिया करता था। वो हमारे शहीद पुलिस अफसर हैं DSP आशिक मारत, शहीद हो गए थे, तो उन्होंने उस केस को ट्रेस किया था, फिर उन्होंने प्रोसिक्यूट करके उसको बड़ी कामयाबी से सज़ा की तरफ ले गए थे। लेकिन जावेद इकबाल ने जेल में ही वो मर गया था। ऑल राइट सर, क्या वजह क्या थी इस तरह से जला देने की? क्या वाकया क्या है पूरा? जावेद इकबाल बुनियादी तौर पे एक साइकोपैथ था और पीडोफाइल भी था। पीडोफाइल जो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के मुर्तकिब होते हैं, वो ऐसे लोगों के बचपन में कुछ ऐसी बातें उनके जहन में बैठी होती हैं जिसमें बाद में वो इंतकामी होकर जो ज़्यादती उन पर हुई होती है वो फिर दूसरे बच्चों पर जुल्म करते हैं। तो इस तरह वो आवारा बच्चों को घेर घार के अपने घर में ले जाता था। इसमें 2 आवारा बच्चे उसने अपने असिस्टेंट भी रखे हुए थे। तो फिर उसके बाद फिर उनसे ज़्यादती करते थे और ज़्यादती करने के बाद फिर उनको तेज़ाब के ड्रम में डाल के डिज़ोल्व करके फेंक देते थे ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई गवाह या सबूत बाकी ना रहे। लेकिन जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सर, ज़राए के मुताबिक कि वो शख्स खुद ही जियो में गया, जियो के दफ्तर में, और कन्फेस किया कि जी मैंने ये जुर्म किया है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। फिर उसको ये ख़दशा था कि शायद पुलिस उसे मार ना दे, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। तो जिसकी वजह से उसने इस ख़दशे के पेश नज़र अपने आप को जंग के दफ्तर में गिरफ़्तारी दे दी थी, पेश हो गया था। तो फिर पुलिस ने उसको वहाँ से गिरफ़्तार करके उसके बाद उसको प्रोसिक्यूट करके जेल भिजवाया था। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइए कि हम अगर निज़ाम की बात कर लें पुलिस के, तो वो अंग्रेज़ दौर का क्यों चलता आ रहा है? टाइम पर इंसाफ की बात करें तो वो हर किसी को मुयस्सर नहीं है, वक्त दिया जाता है और केसेस लंबे चलते हैं। मल्टीपल इसमें रीज़न्स हैं। हमारा आबादी का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है तो केसेस ज़्यादा होंगे। हमारी पुलिस फोर्स में इजाफ़ा उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से आपकी आबादी में इजाफ़ा हो रहा है। पुलिस को वसाइल दरकार है, तफ्तीश एक इसमें वसाइल लगते हैं, इसमें फ़ंड्स चाहिए। तो फ़ंड्स की कमी की वजह से भी मसाइल आते हैं। पुलिस अफसर के पास वो उतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं होती कि यही वजह फिर शिकायत आती है कि जी पुलिस वाले ने कहा पहले गाड़ी लेके आओ फिर रेड करेंगे, आपके बंदे हमने गिरफ़्तार किए हैं तो इसमें हमें ये चाहिए। लेकिन इसको वसाइल के हवाले से तो IG डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बहुत हमें फैसिलिटेट किया है। लेकिन इस निज़ाम इंसाफ में पुलिस सिर्फ एक इकाई है, इसमें प्रोसिक्यूशन है, इसमें जुडिशरी है, इसमें प्रिजन डिपार्टमेंट है। लेकिन पब्लिक को चूँकि हम नज़र आते हैं तो इस वजह से वो फिर जो दूसरों की गलतियाँ कसूर भी हैं वो भी पुलिस के खाते में आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि ताख़ीर के इस सिस्टम में, निज़ाम इंसाफ की इस ताख़ीर में पुलिस ही ज़िम्मेदार है। नहीं, पुलिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। बहुत ही डिटेल टॉपिक है ये, हम जी ये कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इसका पार्ट आप कल देख सकेंगे। हमारे साथ SP OCU आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब मौजूद थे और इनके साथ अभी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वो पार्ट आप कल देख सकेंगे। आपसे कल मुलाकात होती है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।